उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारी क्लास है, क्लास नंबर मेरे ख्याल से 10 है। 10th क्लास नंबर है हमारी आज। और HTML का जो हम एडवांस पढ़ रहे थे उसका ये पार्ट 2 है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक्स, सॉरी, ये सारे टॉपिक्स हम देखने वाले हैं आज। जो मैंने यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स में लिखा हुआ है कि टेबल्स क्या है और ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो हम क्यों यूज करते हैं टेबल्स को, फिर टेबल के कुछ एलिमेंट्स है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, उनको पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे भाई कि लेआउट क्या चीज होती है। हम बोलते हैं यार वेबसाइट का लेआउट यार मुझे बना दे दो, तो लेआउट बेसिकली है क्या, उसके बारे में देखेंगे। और लेआउट पहले कैसे बनते थे, अब कैसे बनते हैं, तो वो भी थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहले हम देखते हैं कि ये टेबल्स, HTML की जो टेबल्स होते हैं वो होते क्या हैं। अच्छा, टेबल जो होते हैं वो कलेक्शन होता है रोज एंड कॉलम्स का। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स, रोज का तो पता है जो हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, और कॉलम्स जो वो वर्टिकल जो लाइन बनाते हैं। जैसे कि आपने अपने स्कूल का टाइम टेबल देखा होगा कि स्कूल का टाइम टेबल आपका बना हुआ होता है। ठीक है, उसमें सारी चीजें एक अरेंजमेंट में रखी हुई होती है कि भाई मंडे को ये क्लास होगी, ट्यूसडे को ये क्लास होगी। तो क्या है, पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका, पूरा एक मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से हम उसको चीजों को लेके चल रहे हैं। तो टेबल इन्हीं चीजों के लिए यूज होता है। और टेबल जो है हम पहले लेआउट के लिए भी यूज करते थे, वेबसाइट की लेआउट बनाने के लिए भी टेबल्स यूज होते थे। पर अब इसको बिल्कुल भी यूज नहीं होता और रिकमेंडेड नहीं किया जाता है, क्योंकि अब हम उससे अच्छे अच्छे टूल्स आ गए हमारे पास CSS के अंदर, वो यूज करते हैं। ठीक है, तो टेबल्स का मकसद यही है कि भाई हमारे जो ऐसा डेटा जो हमें टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना हो, रोज एंड कॉलम्स की शेप में। इसकी मिसाल ये है कि क्लास टाइम टेबल में आपको दिखाता हूँ, आपको इससे आइडिया हो जाएगा। और आज हम ये बनाने वाले हैं क्लास का टाइम टेबल। ठीक है, और ये कि मैं असाइनमेंट भी आपको आज अच्छी वाली दूंगा। ठीक है, जैसे कि अच्छा ये देख लो, जैसे कि ये टाइम टेबल बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारी है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जो ऐसे जा रही थी सीधा। ठीक है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एक्स एक्सिस पे होती है, अगर आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ पर उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि ये ऐसे सीधी लाइन जा रही है तो ये एक रो कहलाती है। ठीक है, और ये जो है वो कॉलम्स कहलाते हैं, ये जो वर्टिकल जिसको हम कह रहे हैं। तो ये देखो कितना स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज तरीके से हर चीज को लिखा हुआ है। तो टेबल हमारे इस चीज के काम आता है। ठीक है, तो मैं सर्च करूंगा HTML, तो HTML में बने हुए टेबल्स आपको मिल जाएंगे। ये देखो, ये HTML में बना हुआ है, ये जो टेबल है ना, ये HTML में बना, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको हम देखेंगे आज। ठीक हो गया, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इंडेक्स इस पे बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेता हूँ। ये फोन छोटे तो नहीं है, बड़े करूँ, जूम करूँ स्क्रीन को, या अगर ये आपको फोन छोटे लग रहे हैं तो जूम जी सर। करने की नीड है मुझे। जी सर, थोड़ा जूम कर दें। अब ठीक है, तो टेबल को लाने के लिए सबसे पहले हमें एक कंटेनर चाहिए होगा जिसका नाम है टेबल। और टेबल एलिमेंट क्या है, एक कंटेनर, एक बॉक्स है जो सारे जो है, जैसे कि ये बॉडी क्या है, ये एक ऐसा बॉक्स है जो आपको अ, अपने यूजर को दिखाना है। वो चीजें आप अगर बॉडी में लिखोगे तभी शो होंगी आपके पास। ठीक है, जैसे मैंने आपको बॉडी का बताया था ना, कि अगर आपको ऐसी चीज आपको लिखनी है जो आपके यूजर को शो हो। ठीक है, अगर मैं जैसे यहाँ पर लिखूं, तो यहाँ पर मुझे इसका आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे उसका आउटपुट आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये मेरी चीजों को डिस्प्ले कर रहा है यूजर को। ठीक है, मैं यूजर हूँ। ठीक है, तो उसको डिस्प्ले करने में मदद कर रहा है। तो हमें जो भी चीज लिखनी होगी वो इसके अंदर लिखनी होगी। पर टेबल में क्या है, टेबल एक ऐसा एलिमेंट है, उसके अपने अपने एलिमेंट है। जैसे कि हमने हमने देखा था वो लिस्ट देखी थी, उसमें हम UL OL के थ्रू लिस्ट बना रहे होते थे, तो उसके अंदर हम LI का यूज करते थे। उसी तरह हम टेबल के कुछ अपने एलिमेंट्स है, जैसे कि TH हो गया, TD हो गया, TR हो गया। ये 3 तरीके के एलिमेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो ये पेरेंट एलिमेंट आ गया। ठीक है,
इसको हम कहेंगे पेरेंट एलिमेंट। ये है पेरेंट एलिमेंट। और पहले पेरेंट एलिमेंट में उसके फिर बच्चे आते हैं। तो इसके एक ही बच्चा है जिसको हम कहते हैं, एक तो नहीं है अभी, तो बहुत ज्यादा हो गए, वरना पहले एक ही था। पहले था टी आर, अभी तो वो भी आ गया टी बॉडी टी हेड, वो सिमेटिक में आता है। वो जब हम सिमेटिक्स पढ़ेंगे ना उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप समझो कि भाई टेबल का एक ये बच्चा है, चाइल्ड एलिमेंट ऑफ टेबल। चाइल्ड एलिमेंट क्यों है? क्योंकि वो टेबल के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर आ रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं चाइल्ड एलिमेंट ऑफ टेबल। एक तो ये, दूसरा ये टी आर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टेबल रो। टेबल रो ये भी चाइल्ड है टेबल एलिमेंट का, ठीक है। इसके बाद आते हैं टी डी और टी एच। टी डी सॉरी टी एच, पहले टी एच आता है, इसको हम कहते हैं टेबल हेडिंग। अब ये किसका बच्चा है? ये है टेबल रो का बच्चा, ठीक है। टेबल रो का बच्चा टेबल रो के अंदर आएगा, ये चीज को समझिए, ठीक है। और ये टी डी भी क्या है? इसको हम कहते हैं टेबल डेटा, और ये भी टेबल रो एलिमेंट का ही बच्चा है। तो हायरार्की आप देखें कि सबसे पहले जो टेबल टैग है वो आता है, ठीक है। सबसे पहले टेबल टैग आता है जो सबका पेरेंट है। उसके बाद ये कैप्शन और ये टी आर दो उसके बच्चे हैं, टेबल के डायरेक्ट बच्चे, मतलब ये उसके पोते नहीं है, ठीक है। जैसे हमने एचटीएमएल में देखा था कि उसके बच्चे फिर उसके बच्चे, ठीक है। अब ये टी एच और टी डी क्या है? ये टी आर के बच्चे। कैप्शन का कोई भी बच्चा नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, यही है बस टेबल में, और कुछ भी नहीं है। काफी लोग टेबल को पता नहीं कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, उनको लगता है टेबल में बहुत सारे टैग है, पर टेबल में यकीन करो इतने ही है। बाकी इसके अलावा भी है टी बॉडी टी हेड। अब ये क्या, ये सिमेटिक में आते हैं। सिमेटिक्स क्या है वो नेक्स्ट क्लास में जब हम लेआउट देख रहे होंगे, लेआउट के कंटेनर्स वगैरह, डिव हो गया, स्पेन हो गया, तो हम इसमें सिमेटिक्स एलिमेंट भी देख रहे होंगे, तो वो सब चीज उसमें डिस्कवर करेंगे। पर अभी के लिए समझे कि टेबल यही है बस, कि टेबल एलिमेंट होगा, उसके बाद इसके दो बच्चे होंगे, कैप्शन है, ठीक है। कैप्शन दो ना दो आपकी मर्जी है, बाकी ये टी आर तो लाजमी देना पड़ता है, क्योंकि ये रो आपको बना के देता है। फिर रो के अंदर आप लिखते हो टी एच और टी डी, ठीक है। और टी एच क्या है? वो टेबल हेडिंग है, और टी डी क्या है? वो टेबल डेटा है। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई बात? यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? जी सर। चैट में लिखते हैं, चैट में लिखते ताकि मुझे पता चल जाए कि यार आपको समझ में आया। चैट में लिख दो जिसको समझ में आ चुका है। ठीक है, ये हायरार्की समझ में आ गई तो टेबल आपको कभी भी तंग नहीं करेगा। ये हायरार्की है बस, ठीक है। टेबल पेरेंट होगा, फिर उसके बाद कैप्शन उसका एक बच्चा होगा, और उसका एक दूसरा बच्चा होगा टी आर। अब कैप्शन दो ना दो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, पर टी आर तो देना ही पड़ेगा। अगर टेबल यूज करना है तो टी आर तो बनता है बॉस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पेरेंट एलिमेंट को उठा लेते हैं। अब इस पेरेंट एलिमेंट का बच्चा कौन है? वो है कैप्शन। तो मैं इसके अंदर लिखूंगा ताकि ये इसका वो चाइल्ड हो जाए। अब ये कैप्शन, ठीक है, ये कैप्शन एलिमेंट बनी लेती है। अब कैप्शन का क्या पर्पज है? कैप्शन का पर्पज ये है कि भाई आपका टेबल है किस बारे में, टेबल जो है वो किस किस बारे में, आप किस बारे में टेबल बनाना चाहते हो। मैं कहता हूँ भाई मुझे टाइम टेबल जो है वो बनाना है। टाइम टेबल थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कि ये हम वैसे, तो मैं कोई जो है एम्प्लॉय डेटा का ले लेता हूँ, एम्प्लॉय डेटा का जो इजी हो, मतलब जो दूसरे कॉन्सेप्ट इसमें टेबल में यूज हो, जैसे कि सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, वो भी यूज हो रहा है उसमें, ठीक है। तो हम सिंपल सा पहले देख लेते हैं ताकि ये आपको समझ में आ जाए, फिर मैं आपको टाइम टेबल वाले पे लेके आऊंगा। सबसे पहले ये कैप्शन। अब कैप्शन क्या करता है? कैप्शन जो है वो आपको आपके जो टेबल है वो क्या करने वाला है उसके बारे में वो टाइटल देता है कि भाई ये एम्प्लॉय का डेटा। अब इसको पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये एम्प्लॉय का डेटा मुझे देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हम आते हैं, अब हम अपनी रो बनाएंगे, ठीक है। वो रो जो मैंने बताई थी ना, जो ऐसे जा रही होती है हॉरिजॉन्टल, वो आती है टी आर टैग से। अब सर टी ये आर एक टैग लाइन में क्यों नहीं आ रहा? ये एक लाइन सर में ये, क्यों नहीं आ रहा? यस सर। ये पता नहीं यार, इसकी विड्थ का कोई मसला होगा। क्योंकि हम मैं ऑनलाइन यूज कर रहा हूँ तो इसकी पता नहीं क्या सेटिंग है।
ठीक है। तो इसमें एक एट्रीब्यूट आता है विड्थ नाम से, तो विड्थ को मैं बोलता हूँ भाई 100% हो जाए, ये देखो आगे। ठीक है, अभी ये विड्थ ने क्या किया, ये समझने के लिए हमें यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट है वो देखना पड़ेगा, बॉर्डर का। अब बॉर्डर में लगाऊंगा, अब ये देखो बॉर्डर रेड कर दिया इसने, इसका क्या मतलब है, इसने बॉर्डर को रेड कर दिया है, सर ये डेप्रिकेटेड हो गया है ये वाला एट्रीब्यूट। डेप्रिकेट हो गया। ठीक है, अब बॉर्डर मैंने किया भाई कि इसको 1 पिक्सल का बॉर्डर दे दो। 1 पिक्सल तो वैसे भी बाय डिफॉल्ट होता है, अगर मैं नहीं भी दूं ना, ऐसे लिख दूं तो 1 पिक्सल का देखो ये बॉर्डर आ रहा है। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है कि टेबल की जो वो विड्थ है वो इतनी सी है। ठीक है, टेबल की जो विड्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसी वजह से वो देखो उसको जगह नहीं थी, वो क्या हुआ उसने तोड़ दिया, वो नीचे आ गया, उसको जगह नहीं थी उसके पास। ठीक है, उसके पास जगह नहीं थी डेटा के पास, क्योंकि टेबल यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो उसके बाद जगह नहीं थी, इसने क्या किया नीचे आ गया ये, ताकि उसको जगह मिल सके। तो मैंने क्या किया, बॉर्डर को कर दूंगा 2 ताकि थोड़ा मोटा बॉर्डर दिखे। ये देखो 2 लिखा, बॉर्डर थोड़ा मोटा हो गया। ठीक है, इसके बाद एक और इसमें आता है जिसको कहते हैं विड्थ। अब विड्थ से क्या होगा, विड्थ में हमें परसेंटेज में वैल्यू बतानी पड़ती है। मैं कहता हूँ भाई इसको कर दो 100% या 50% कर दो फिलहाल के लिए, 50%। तो ये देखो इस 50% क्या है कि ये 50% ले रहा है हमारे स्क्रीन साइज की। ठीक है, परसेंटेज का चक्कर ये है कि वो जितनी इसकी विड्थ होगी ना इस पेज की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसका वो 50% काउंट करके वो फिर वो चीज लेगा। अब देखो इस विड्थ के हिसाब से 50% इसका यहाँ तक बन रहा है। ठीक है, इस विड्थ के हिसाब से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर इसकी विड्थ बढ़ा दूंगा देखना, ये देखो इसका भी साइज बढ़ गया, इस लकीर का भी साइज बढ़ गया। ठीक है, इस लाइन का भी साइज बढ़ गया, क्योंकि ये 50% को मेंटेन करके चल रहा है। तो परसेंटेज जो इसका यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएसएस में आपको ये बहुत काम आएगा, क्योंकि हम वहां पर यूज कर रहे होंगे इसका। और सीएसएस हमने पढ़ी नहीं है अभी, देखो इसको छोटा करूंगा तो ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, देखो और छोटा हो और छोटा हो गया, तो ये 50% के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, मैं कहता हूँ भाई इसको 50% नहीं, इसको कर दो 100%। तो ये देखो पूरी विड्थ ले लेगा, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही उसकी 100% बनती है। तो भले कितना भी छोटा बड़ा कर लो, ये अपनी विड्थ के हिसाब से ही ये वो ले रहा है। अब ये इसको कौन गाइड कर रहा है, इसको ये मेटाटेक गाइड कर रहा है। ये हमने शुरू में पढ़ा था ना, विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ। डिवाइस विड्थ का क्या मतलब है, ये एक डिवाइस ही है। ठीक है, ब्राउजर है। ठीक है, इसमें इनबिल्ट ब्राउजर इन्होंने बनाया हुआ है, तो उसको मैं यूज करके इसको अपने वेब पेज को खोल रहा हूँ, तो उसकी विड्थ के हिसाब से ही अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको 100% कर दिया, तो इसने 100% के हिसाब से अपना ये ले लिया। ठीक है, अब देखो कैप्शन टैग की वजह से क्या फायदा हुआ। कैप्शन टैग की वजह से फायदा मेरा ये हो गया कि ये मेरा सेंटर में आ गया ऑटोमेटिक, मुझे कोई सेंटर वेंटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, अगर मैं लिखता इसको पी टैग में, तो आप देखना ये सेंटर में नहीं आएगा, एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ यार ये सेंटर से स्टार्ट हो, तो या तो सेंटर का टैग लगाओ। ठीक है, या फिर ये इसका अपना दिया हुआ टेबल टेक का अपना दिया हुआ एलिमेंट है, उसको यूज कर लो। कैप्शन का मैंने यूज कर लिया, तो ये ऑटोमेटिक सेंटर में आ गया। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट आता है। अब ये देखो एट्रीब्यूट में लगा रहा हूँ, ये मैं लगा रहा हूँ टेबल टेक के पेरेंट के अंदर। ठीक है, बॉर्डर विड्थ, इसके बाद एक टैग आता है समरी। अब समरी में हमें थोड़ी इसकी डिटेल देनी पड़ती है। आई विल शो एम्प्लॉय डेटा इन दिस टेबल, ठीक है। समरी क्या कहती है भाई, मैं ज्यादा मालूमाती दूंगी इस टेबल के बारे में, पर ये कैप्शन क्या है, ये सिर्फ टाइटल बता रहा है। ठीक है, मोटी मोटी इंफॉर्मेशन वही दे रहा है, पर समरी ने खोल के रख दिया उसको कि ये टेबल है किस बारे में। तो उसमें बता रहा हूँ मैं कि आई विल शो एम्प्लॉयज डेटा इन दिस, मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ शो कर रहा हूँ। मतलब कुछ फॉर्म्स आपने देखे होंगे टेबल बने होंगे, साइड में लिखा होगा भाई एडिट डिलीट का बटन लगा हुआ उसके अंदर। ठीक है, तो इससे हमें पता नहीं पड़ेगा यार ये एम्प्लॉय डेटा का क्या मतलब है, तो यहाँ वो खुल के बता रहा है कि मैं यहाँ पर शो करूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये काम आता है एक्सेसिबिलिटी में। अब ये मुझे आप लोग बताएं कि एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब है, जो हम ये पढ़ भी चुके हैं। एक्सेसिबिलिटी जी, कौन डिफाइन करेगा एक्सेसिबिलिटी को, क्योंकि आगे जाके आप वेबसाइट जब बनाओगे, अपनी एप्लीकेशन बनाओगे, तो वहां पर आपको
एक्सेसिबिलिटी का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अब ये कौन डिस्क्राइब करेगा कि एक्सेसिबिलिटी है क्या? जी हनीफ, अजमल, हमजा सईद, खिजरा, सती अरसलान और साथ मोहसिन, किताबुल्लाह। जी आप लोग बताएं। सर एक्सेसिबिलिटी को इस तरह लेंगे कि तो कौन सी चीज कैसे कितनी जल्दी या कैसे एक्सेस हो रही है। नहीं समझ में नहीं आया मेरे पास क्वेश्चन। जी कौन बताएगा? एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट सिर्फ नॉर्मल लोग नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग डिसेबल भी होते हैं, वो भी आपकी वेबसाइट को यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि डेफ हो गए या ब्लाइंड हो गए। ठीक है, हाँ विजुअल इम्पेयर्ड लोग भी या सही तरीके की कंटेंट को कंज्यूम कर सकेंगे, बिल्कुल यही बात। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट को हर कोई बंदा यूज कर सके, क्योंकि जो ब्लाइंड बंदा होगा आपकी वेबसाइट को यूज कर, वो किसका यूज करेगा? स्क्रीन रीडर का। तो स्क्रीन रीडर को ये समरी एट्रीब्यूट बताएगी भाई कि यार ये टेबल है किस बारे में। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी में आता है ये। तो इसको यार याद रखें, बोले नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, टेबल रो बना दी। तो उसने क्या किया, एक रो बना के दे दी मुझे, जैसे लाइन आ रही है ना। ठीक है, ये एक रो उसने मुझे बना के दे दी है, अभी दिख नहीं रही, जब मैं इसमें डेटा डालूंगा तब मुझे दिखेगी। ठीक है, तो मैं क्या यूज करूंगा, अब टीआर के बच्चे कौन है? टीएच और टीडी। ठीक है, टीआर के बच्चे कौन है? टीएच और टीडी। अब टीएच और टीडी दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, दोनों एक जैसे, सिवाय एक चीज के टीएच थोड़ा बोल्ड होता है, बस और कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि एचटीएमएल का हर एलिमेंट एक खाली डब्बा होता है, खाली डब्बे के सिवा कुछ भी नहीं है। उसको ब्राउजर ने, उसके यूजर एजेंट ने कुछ ना कुछ इसको स्टाइल दिए हुए। तो उसी तरह टीडी और टीएच दोनों एक जैसे, पर टीएच को उसने थोड़ा बोल्ड किया है। टीएच में कुछ भी लिखूंगा ना, वो बोल्ड होके दिखेगा मुझे, और टीडी में वो नॉर्मल होके दिखेगा। सिर्फ ये फर्क है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो टीएच हम यूज करते हैं टेबल की हेडिंग के लिए, इसलिए वो बोल्ड होता है। वरना आप टीडी भी यूज कर सकते हो, मैं दोनों जगह पे टीडी यूज कर सकता हूँ। पर ये है कि मुझे फर्क नहीं पता लगेगा ये इसका हेडिंग किधर है, इसके डेटा का है। पर्पस दोनों का सेम ही है। पर अब टीएच लिखा मैंने, ठीक है, अब इसके अंदर लिखूंगा मैं एम्प्लॉय का नेम, नेम आ जाएगा। अब ये भी सेंटर में आ रहा है। ठीक है, इसको हम सेट करते हैं, नेम आ गया। और ये मुझे तकरीबन 4 कॉलम चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, टीआर रो बनाती है और टीएच और टीडी ये कॉलम्स बनाते हैं। ये देखो कॉलम्स बना के दे रहे हैं मुझे। ठीक है, उसने रो बना के दी मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये टीएच या टीडी क्या करते हैं, ये कॉलम्स बनाते हैं। ये देखो लकीर आ रही है बीच में, लाइन आ रही है, इसको हम कॉलम्स कह रहे होते हैं। और अगर बॉर्डर में हटा दूं तो होगा ये कि ये हमें दिखेगा नहीं बॉर्डर्स, जो है ना, इसलिए बॉर्डर्स का यूज कर, देखो मुझे नहीं दिख रहा, पता नहीं चल रहा कि ये इसका बॉर्डर खत्म कहाँ हो रहा है, तो इसलिए हम यूज करते हैं बॉर्डर एट्रीब्यूट का। सिर्फ बॉर्डर लिखूंगा तो वन पिक्सल का मुझे ये बॉर्डर दे देगा। ठीक है, 1 पिक्सल का इसने मुझे बॉर्डर दे दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, एड्रेस नहीं, इसको एज कर देता हूँ, एज, डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में काम करता है, और वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स क्या है। ठीक है, तो ये देखो बोल्ड हो गया, मेरे पास आ गया। अगर इसकी जगह मैं टीडी यूज करता तो क्या होता, टीडी यूज करता तो ये बोल्ड होके नहीं दिखता। ये देखो, ये उसमें और कोई फर्क नहीं है, बस उसको बोल्ड कर देता है टीडी जो टीएच। ठीक है, इसके बाद मैं एक और रो बनाऊंगा। ठीक है, अब ये रो जो है मैंने क्या किया, इसको इसकी हेडिंग के लिए बना दिया। अब मुझे दूसरी रो बनानी पड़ेगी, जिसमें मैं इसका डेटा लिखूंगा, जिसमें मैं इसका डेटा लिखूंगा। अब एक बात आप याद रखना कि जितने कॉलम्स होंगे ना शुरू वाले हेडिंग वाले, उतने ही आपको उसके वो बनाने हैं, जो है दूसरी कॉलम्स को उसके बराबर रखना है। कि ये टीएच है तो ये 4 टीएच है तो नीचे भी 4 टीडी होंगे, उसके नीचे 4 टीडी होंगे, मतलब ऐसे करके आपको मैनेज करके चलना है। टीडी, अब मैं क्या करूंगा, एमएड एब्रिविएशन का यूज कर रहा हूँ, ताकि ये देखो मेरे पास 4 टीडी बन के आ गए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ अली, इसकी एज है 20। सर ये ये देखो एब्रिविएशन का जरा बता दें। एमबीटी एब्रिविएशन ये वीएस कोड का टूल है,
ये देखो, ये ऑनलाइन भी जो ये वेबसाइट है ना, ये VS कोड का यूज करती है, ठीक है। तो VS कोड में एक फीचर आता है इमेज एब्रिविएशन। इमेज एब्रिविएशन हमें हेल्प करता है कोड को फास्ट लिखने में, कि मुझे ये बार बार TD ऐसे लिखना ना पड़े कि ये TD ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि पहले हम ऐसे लिखा करते थे, एक टेक को ओपन किया फिर इसका क्लोज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया कि भैया बस TD लिखो, मैं आपको ये देखो इमेज एब्रिविएशन आ गया, इस पे बस आप क्लिक करो, टेप का बटन दबाओ, तो ये आपको पूरा बना के दे देगा। तो उसने हमें कुछ शॉर्टकट भी दिया, हमें शॉर्टकट कैसे, कि TD इंटू 5 करूंगा तो क्या करेगा, ये मुझे 5 TD बना के दे देगा। ये देखो 5 TD इसने मुझे बना के दे दिए, ठीक है। बस यही है इसका काम। इसको हम आगे देखेंगे, इसके डेडिकेटेड क्लास में सोच रहा हूँ रखने की, कि जिसमें हम सिर्फ इमेज एब्रिविएशन को पढ़ेंगे, ये बहुत काम आता है, ठीक है। तो जितने आपने ऊपर TH बनाए उतने आपको TD बनानी पड़ेंगी, क्योंकि एक एक TD एक एक TH के नीचे आता रहेगा। अगर ज्यादा बना दिया तो टेबल का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। देखना अभी TD इंटू में 6 कर दूंगा तो ये देखो स्ट्रक्चर इसका खराब हो गया, तो वो बाहर चले गए, तो ये 2 एक्स्ट्रा बाहर चले गए। और ये 4 तो मैनेज हो गए क्योंकि वो 4 इसी के नीचे आ रहे हैं, पर ये 2 कहाँ मैनेज हो गए। अब यहाँ तो आप TH में जाके उसमें 2 और ऐड कर दो, यहाँ इसको हटा दो। हम क्या करेंगे, सिंपल इसको हटा देंगे, तो ये देखो हमारा टेबल फिर से ठीक हो गया। अब ये आपको अरेंजमेंट सेम रखनी है कि नेम के नीचे नेम आना चाहिए, पहला पहला TH नेम है तो पहला TD उसके उसकी वैल्यू नेम की होनी चाहिए, ठीक है। पहला TH क्या है, नेम है, तो पहला TD भी नेम के हवाले से ही होगा। उसी तरह दूसरा TH एज के हवाले से, तो दूसरा TD भी उस एज के हवाले से होगा। तो ये बात का भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है। नेम कर रख देता हूँ अली। अभी देखो अली इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ अली लिख देता तो क्या होता, अगर मैं यहाँ अली लिख दूं, इस जगह पे अली लिख दूं, तो कहाँ पर अली आएगा मेरे पास। अगर मैं यहाँ पर अली लिखूं इस वाले TD में, वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स में आएगा, ठीक है। मैं यहाँ अली लिख के देखता हूँ, ठीक है। अब ये देखो कहाँ आ रहा है, तो इसलिए लाजमी है कि भाई आप इस चीज को देखो कि भाई यार ये किसके करस्पॉन्डिंग जा रहा है। नेम है तो नेम, ये फर्स्ट पे है, तो ये हमारा जो जो जहां पर हम नेम देंगे वो भी फर्स्ट पे ही होगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, ये कंफ्यूज करता है टेबल में काफी। अली एज इसकी कर देते 20, क्योंकि अली की एज ये सेकंड पे पड़ी हुई है, तो हमने TD को इसके हिसाब से लिख दिया। डिपार्टमेंट IT, और वर्किंग आवर्स 5 टू, तो सॉरी 9 to 5, ठीक है, 9 to 5। उसी तरह अब मुझे जमील का डेटा ऐड करना है, तो मैं क्या करूं, अब आप लोग बताएंगे। मुझे जमील का डेटा ऐड करना है, अब मैं क्या करूं। क्यों रो ऐड करने दी। टेबल रो मैंने ऐड कर दी। अब क्या TD करूं, यूज कितने TD बनाऊं। 4। TD इंटू कर दिया 4, TD 4 कर दिया मैंने, तो ये देखो 4 TD बन गए। अब देखो उसके नीचे नीचे वो सारे TD आ गए। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूं, आप लोग बताएंगे। यहाँ पर क्या लिखूं, नेम लिख सर। जमील लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर एज। एज ठीक है, एज लिख दी। यहाँ पर क्या लिखूं, डिपार्टमेंट केमिस्ट्री, और लास्ट में इसको भी हम 9 to 5 दे देते हैं, ठीक है। तो टेबल ऐसे ही बनता है, ठीक है। अब आपको दूसरी रो जोड़नी है, तो अब ये टेबल रो का यूज करो, अगर दूसरी रो जोड़नी है आपको। अब यहाँ पर भी एक शॉर्टकट आता है, TR, ठीक है। TR के अंदर TD बनाओ, TD बनाओ 5, एंटर कर दो। ये देखो 5 TD मुझे इसने बना के दी थी। देखो एमिट एब्रिविएशन कितना मेरा काम आसान कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और डेटा बना लेते हैं, यहाँ बनाते हैं समरीन का, और यहाँ पर यहाँ मैं लिख देता हूँ 25 मैथ्स, और वर्किंग आवर कभी 9 to 5 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो ये देखो स्ट्रक्चर मेरा खराब हो गया, ठीक है। तो जितने TH हैं तो उसके हिसाब से TD बनाओ, और स्ट्रक्चर आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखने वाले हैं इसके एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, वो हम देखेंगे।
यहाँ तक क्लियर है तो बताओ। ये क्लियर हो जाएगा तो फिर एट्रीब्यूट पे मैं आऊंगा। एट्रीब्यूट्स इसके अंदर वो भी कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, तो गौर से समझिएगा। ठीक है भाई, तो ये तो हमने टेबल के एट्रीब्यूट्स देख लिए। अब इसमें दो एट्रीब्यूट और आते हैं टेबल टेक के अंदर के, टेबल एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट, एक एट्रीब्यूट आता है, उसका नाम है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग, अब सेल स्पेसिंग क्या करता है? सेल स्पेसिंग ये करता है कि ये जो डब्बे बने हुए ना, ये आप डब्बे देख रहे हो, ये डब्बे, ये एक डब्बा है, दूसरा डब्बा है, तीसरा डब्बा है, मैंने क्या बोला, सारे एलिमेंट डब्बे हैं, ठीक है। तो ये एक डब्बा, ये दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा। अब इन डब्बों के बीच में जो गैप आ रहा है ना, इसको हम सेल स्पेसिंग कहते हैं। इन डब्बों के बीच में जो भी गैप आ रहा है, इसको हम कहते हैं सेल स्पेसिंग। क्योंकि ये एक टीडी या टीएच एक सेल कहलाता है टेबल की लैंग्वेज में, इसको हम कहते हैं सेल्स, ठीक है। ये एक सेल है, ये एक दूसरा सेल है, तीसरा चौथा, ये एक सेल है, दूसरा सेल, तीसरा, मतलब ऐसे हम इनको सेल्स के नाम से बुला रहे होते हैं। तो इन सेल के बीच में स्पेस लाने को हम कहते हैं सेल स्पेसिंग। और सीएसएस के लैंग्वेज में हम इसको कहेंगे मार्जिन, ठीक है। सीएसएस में आप जब मार्जिन का और पैडिंग का बहुत ज्यादा यूज करोगे, तो अभी से अगर सेल स्पेसिंग समझ में आ गई तो आपको सीएसएस के मार्जिन में कभी भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। सीएसएस के बॉक्स मॉडल का एक पार्ट है मार्जिन, ठीक है। तो अगर आपको मार्जिन यहाँ समझ में आ गया तो सीएसएस में कभी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वही चीज कर रहा है सेल स्पेसिंग। क्योंकि तब हमारे पास सीएसएस में इतनी एडवांस प्रॉपर्टीज नहीं थी, तो हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स के थ्रू ही उसकी वो कलरिंग कर रहे होते थे, ठीक है। तो सेल स्पेसिंग क्या करता है कि ये जो डब्बे है ना, एक डब्बा दूसरा डब्बा, उसके बीच में स्पेस, अभी देखने में लिखूंगा यहाँ पर 5 का स्पेस दे दो, ये देखो 5 पिक्सल जितना उसने स्पेस दे दिया, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई 50 पिक्सल का दे दो, ये देखो कितना ज्यादा स्पेस दे दिया इसने, देखो दूर हो गए 50 पिक्सल के हिसाब से सारे जो डब्बे थे। तो सेल स्पेसिंग क्या करता है? एक डब्बे को दूसरे डब्बे से दूर करता है, एक डब्बे को दूसरे डब्बे से दूर कर ले जाने को हम कहते हैं सेल स्पेसिंग। और सीएसएस में हम इसको कहेंगे मार्जिन। सीएसएस में हमको इसको कहते हैं मार्जिन। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। google.com पे गया, ठीक है, और मैं डेवलपर टूल्स खोल लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको, इस पूरे डब्बे को पकड़ लेता हूँ, ठीक है। इस पूरे डब्बे को मैंने पकड़ा और मैंने क्या किया भाई, जो है, एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इस एंकर टैग को पकड़ता हूँ, ठीक है। अब मैं जो भी यहाँ लिखूंगा ना एंकर टैग में, यहाँ पर जो भी लिखूंगा तो ये इस वाले टैग पे या इस वाले एलिमेंट पे अप्लाई होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ भाई मार्जिन, अभी देखना मार्जिन, ठीक है, मार्जिन, और इसको दे दो मार्जिन 50 पिक्सल का। आप देखना अभी, ये देखो इसने क्या किया, इसने दूर कर दिया सबको अपने से, 50 पिक्सल इसने क्या किया, दूर कर दिया, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये दिख रहा है आपको? ये छोटा हो जाएगा काफी, मैं क्या करता हूँ, इस जीमेल को देख लेते, ठीक है। अभी मैं जीमेल में मार्जिन लिखूंगा, देखना जीमेल अब दूर हो जाएगा इनसे। यहाँ लिखता हूँ मार्जिन, मार्जिन, और मैं यहाँ लिखता हूँ 50 पिक्सल। ये देखो जीमेल हो गया दूर। अगर मैं 100 कर दूं इसको, 100 पिक्सल, तो ये देखो 100 पिक्सल का उसने फासला ले लिया अपने साथी एलिमेंट से, ठीक है। तो सेल स्पेसिंग भी वही काम कर रहा है कि अपने साथी एलिमेंट से वो दूर जाता जा रहा है। तो मैं बढ़ा दूंगा, ये देखो मैंने 500 कर दिया, तो ये तो दिख नहीं रहा, अभी 100 कर देता हूँ उसको, ये देखो 100 पिक्सल ये एक दूसरे से दूर हो चुके हैं हर साइड से, है ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ ताकि, हेलो, जी जी, वो सर इसलिए ना कि जैसे जब भी आपने जीमेल का सर मार्जिन दिया तो सर वो टॉप से मार्जिन नहीं आया, क्यों? टॉप से मार्जिन नहीं आया? हाँ टॉप से नहीं आया, पर ये जो है ना, ये चारों तरफ दे रही है उसको। ये मार्जिन की जो प्रॉपर्टी है ना, अगर मैं आपको हवर करके दिखाऊं आपको, तो ये चारों तरफ से हमें मार्जिन देनी होती है। ये देखो मार्जिन टॉप भी 100 पिक्सल आ गया, मार्जिन राइट भी 100 पिक्सल, बॉटम भी और लेफ्ट भी।
पर ये गूगल वालों ठीक का है पेज इन्होंने पता नहीं क्या सेटिंग की हुई है, मुझे नहीं पता। ठीक है, ये गूगल वालों का पेज है भाई, तो इन्होंने ठीक है अपनी तरीके से इसको सेट किया हुआ है। ठीक है, मेन मकसद ये है कि भाई सेल स्पेसिंग का काम क्या है कि भाई अपने जो नजदीकी एलिमेंट्स है ना उससे दूरी। ठीक है, आप समझो ये एक इंसान है, ये दूसरा इंसान है, तो अगर इनके बीच में फासला नहीं होगा तो ये बिल्कुल चिपक जाएंगे। अगर मैं सेल स्पेसिंग हटा दूं तो आप देखिएगा ये सारे एक दूसरे से चिपक गए। तो इसलिए मैंने क्या किया भाई, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा फासला दे दिया, 50 लिख दिया, और ये देखो 50 ज्यादा हो गया, 5 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 5-5 की दूरी सबने ले ली, हर जगह से, टॉप से भी, राइट से भी, बॉटम से भी, लेफ्ट से भी। ठीक है, इसके बाद एक और आती है एट्रीब्यूट जिसको हम कहते हैं सेल पैडिंग। सेल पैडिंग है, सेल पैडिंग है, मुझे नहीं पता। अब इसका क्या काम है, इसका काम है इसके अंदर अंदर स्पेस देना। ठीक है, इसकी बाउंड्री और उसके कंटेंट के बीच में स्पेस लाने को हम कहते हैं पैडिंग। मुझे पता है नहीं समझ आया होगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने जब ये पढ़ रहा था मैं पैडिंग मार्जिन, तो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे जब तक कोई इजी समझाने वाला ना हो। ठीक है, तो मैं इजी एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि पैडिंग क्या चीज है। कि आप इंसान हो, ठीक है, और आप खाना खाते जा रहे हो, वर्कशॉप करते नहीं हो, तो क्या आप फूलते जाओगे, ठीक है, आप मोटे होते जाओगे। तो क्या है, आपका अंदर से साइज बढ़ रहा है, आपका अंदर से साइज बढ़ रहा है। ठीक है, बाहर से नहीं, बाहर से अगर बढ़ेगा तो वो दूर करेगा, अंदर से आपका साइज बढ़ रहा है तो आपका पूरा साइज इंक्रीज हो रहा है। उसी तरह सेल्स पैडिंग क्या करते हैं, अंदर से ये स्पेस देते हैं। ये बॉर्डर है और ये इसका कंटेंट है, मतलब कंटेंट और इसके बॉर्डर के बीच की दूरी को हम सेल्फ पैडिंग कह रहे होते हैं, और सीएसएस में इसको मार्जिन कह रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पर दे दूं 2, अभी देखना थोड़ा सा स्पेस है, अगर मैं यहाँ पर दूं 10, अब देखना कितना स्पेस आ गया। मतलब अंदर से अभी स्पेस ले रहा है, बाहर से ले रहा है, ये अंदर से ले रहा है। इसको हम कहते हैं पैडिंग या सेल पैडिंग। टेबल की लैंग्वेज में सेल पैडिंग बोलते हैं, बाकी अगर आप सीएसएस में देखोगे तो उसको हम मार्जिन कहते हैं, ओ सॉरी पैडिंग कहते हैं। अब गूगल की एग्जाम्पल में दोबारा दूंगा। ठीक है, अब क्या करता हूँ, F12 किया मैंने, डेवलपर टूल खोले, और मैं जो है इस बटन को छेड़खानी करते हैं इस बटन के साथ। ठीक है, और इस बटन को मैं दे देता हूँ भाई पैडिंग चारों तरफ से, इसको दे दो अभी देखना मजा, 40 पिक्सल की। ये देखो मोटा हो गया देख रहे हो, ये हो गया मोटा। चारों तरफ से होना चाहिए, अभी गूगल वाले की क्या सेटिंग है मुझे नहीं पता, पर चारों तरफ से इसको क्या मिल गया, 40-40-40 का वो मिल गया, पैडिंग मिल गया। अगर मैं इस पर हवर करूँ, ये देखो चारों तरफ से ये मुझे दे रहा है। ठीक है, 10 पिक्सल, ये देखो 100 किया तो देखो कितना बड़ा हो गया। तो ये क्या कर रहा है, अंदर से ये अपना वो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में दूरी को हम पैडिंग कह रहे होते हैं, और टेबल के लैंग्वेज में इसको सेल पैडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए टेबल टेक के एट्रीब्यूट। ये टेबल टेक के अलावा कहीं आप यूज नहीं कर सकते हो, ये टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं, टेबल एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। मैंने शुरू में बताया था ना कि हर एलिमेंट के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो ये टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं, ये पूरे टेबल पे लागू होते हैं, टेबल के हर सेल पे लागू होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं जो टीएच और टीडी, मतलब ये जो टीडी और टीएच है जहां पर हम डेटा रखते हैं, इनके भी अपने एट्रीब्यूट्स हैं। लाइक इसमें एक आता है अलाइन। ठीक है, अलाइन, अभी देखो इसमें ये भी डेप्रिकेटेड है। डेप्रिकेटेड क्यों कहते हैं भाई, आप इसको जो है आप उसमें यूज करो, सीएसएस के थ्रू इसकी अलाइनमेंट करो। ठीक है, तो अलाइन का क्या काम है कि ये जो हमारा कंटेंट है उसको आपको कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है, लेफ्ट में रखना है, या राइट में रखना है। अभी सेंटर में, बाय डिफॉल्ट सेंटर में दिखा रहा है, तो मैं क्या कहता हूँ भाई, इसको बोल रहा हूँ कि लेफ्ट में आ जा। तो ये देखना, ये लेफ्ट में स्पेलिंग गलत थी, ये देखो ये लेफ्ट में आना चाहिए, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा है। सेंटर क्यों कर दिया इसको, सेंटर क्यों कर दिया इसने, एक मिनट, लेफ्ट, इसको राइट करके देखो। हाँ, राइट जा तो रहा है, क्योंकि पैडिंग दी हुई है ना, इस वजह से थोड़ा वो फासला दिखा रहा है, पर आप देख सकोगे कि ये राइट और लेफ्ट हो रहा है। ठीक है, राइट और ये लेफ्ट हो रहा है, ये देखो लेफ्ट चला गया। अगर मैं सेंटर लिख दूं तो ये सेंटर में आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, तो ये एक है। इसके बाद है बीजी कलर। ठीक है, बीजी कलर, ये भी देखो डेप्रिकेटेड है, यहाँ मैं लिखता हूँ भाई रेड हो जा, तो ये अंदर से इसको बैकग्राउंड कर देगा। ठीक है, अब देखता हूँ कलर का काम करता है नहीं करता। कलर को कर दिया मैंने येलो, कलर मतलब टेक्स्ट कलर, तो ये काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा। बहरहाल
उसी तरह अगर मैं सबको देना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूंगा और सारे जो है TH उनको मैं दे दूँ, तो ये सब पे बन जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से टेबल पे भी ये काम कर जाना चाहिए, टेबल एलिमेंट में भी इसको काम कर जाना चाहिए। ये मैं देता हूँ चलो, देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। अब इसने क्या किया कि जो टेबल जो कंटेनर है ना, ये जो कंटेनर है इस पूरे को इसने येलो कर दिया, क्योंकि टेबल क्या है, इनका पेरेंट एलिमेंट है, तो पेरेंट एलिमेंट में मैंने येलो लगाया बीजी कलर, तो उसने पूरे को वो कर दिया। और ये जो है इनका बाय डिफॉल्ट कलर ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो TH है TDN का बैकग्राउंड कलर वो ट्रांसपेरेंट होता है, इस वजह से वो जो पेरेंट को कलर लगा हुआ है वो उसको शो कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब वो जैसे शीशा होता है, गिलास जो हमारा है, ठीक है, उसके मार पार देख सकते हैं, वॉल और मिरर नहीं, गिलास की बात कर रहा हूँ। तो ये भी देखो अभी ट्रांसपेरेंट है, अगर मैं इस पे या जैसे ही मैंने यहाँ पीजी कलर दिया हुआ है, अगर इसको दे दूं तो ये अपना कलर ले लेगा और ये पेरेंट का कलर नहीं लेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई? यहाँ तक क्लियर है तो बताओ, कोई सवाल में यहाँ तक तो पूछ लो। इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहते हैं सेल स्पेन और कोल स्पेन, कोल स्पेन और रो स्पेन, सॉरी कोल स्पेन और रो स्पेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो आगे जो असाइनमेंट आपको दूंगा ना मैं, उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होता है कोल स्पेन रो स्पेन का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बच्चों वाली चीजें थी, कोल स्पेन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम अपने पूरे स्ट्रक्चर को, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को हम उसके थ्रू बना रहे होते थे, कोल स्पेन और रो स्पेन के थ्रू। वेबसाइट के पूरे स्ट्रक्चर को हम कैसे बना रहे होते थे, रो स्पेन और कोल स्पेन के थ्रू। ठीक है, अब उससे पहले सबसे जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा दूं कि भाई लेआउट किस भला का नाम है। ठीक है, ये हमने देख लिया, क्या क्या देखा है हमने अब तक कि एचटीएमएल टेबल होता क्या है और क्यों यूज करते हैं। टेबल एलिमेंट जो पेरेंट एलिमेंट है उसके बच्चे हैं, जो जिसको हम कैप्शन एलिमेंट बोलते हैं उसको, और एक दूसरा है टेबल रो। ठीक है, ये दो बच्चे हो गए उसके। उसके बाद हमने ये एट्रीब्यूट्स देखे, विथ, हाइट, अलाइन, बॉर्डर, समरी। कुछ टेबल टैग के एलिमेंट के अपने थे, यहाँ पर एक हमने पीजी कलर भी देख लिया, तो पीजी कलर भी मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स भी हमने देख लिए, समरी एट्रीब्यूट। ठीक है, उसके बाद कैप्शन एलिमेंट को देख लिया कि ये टाइटल देता है हमारे उसको, हमारे टेबल को, जैसे मैंने यहाँ पर इसको टाइटल दिया हुआ, और ये ऑटोमेटिक सेंटर में कर देता है उसको। उसके बाद हमने ये TR TT TH दोनों देख लिए, दोनों में फर्क भी जान लिया। उसके बाद अब ये चीज जो है ना, रो स्पेन एंड कोल स्पेन, इसको समझना है। ये चीजें भी समझ में आ गई आपको, सेल स्पेसिंग एंड सेल पेडिंग क्या होता है। ठीक है, अगर बाहर से स्पेस देना है, एलिमेंट के बीच में स्पेस देना है, तो सेल स्पेसिंग यूज करते हैं हम। अगर एलिमेंट के अंदर स्पेस देना है, ठीक है, उसके लिए हम सेल पेडिंग यूज करते हैं। और ये किसके एट्रीब्यूट है? ये एट्रीब्यूट्स हैं इसके हमारे टेबल एलिमेंट, जो पेरेंट है सबका, पेरेंट पे लगा रहे हैं तो इसलिए सब पे लागू हो रहा है। ठीक है, व्हाट डू अब इस पे आते हैं, रो स्पेन और कॉल स्पेन से आने से पहले कि ये व्हाट डू यू मीन बाय लेआउट इन वेब डेवलपमेंट, कि ये लेआउट क्या चीज है। तो लेआउट कुछ भी नहीं है, लेआउट इज सर नथिंग बट, जी जी हेलो जी जी, सर, अगर मुझे सब बॉक्सेस को एक ही साइज देनी हो तो क्या करूँ? सारे बॉक्सेस को जी सारे। CSS के थ्रू आप दोगे, फिर उसको आप उनको एक क्लास दे दो, ठीक है, सबको एक जैसी, फिर CSS में जाके आप उसकी विड्थ और हाइट डिफाइन कर दो, तो सारे एक जितने हो जाएंगे। समझ में आ रही बात आपको? जी सर। ये CSS के थ्रू होगा, ये सारी चीजें हम CSS के थ्रू कर रहे होंगे। ये एट्रीब्यूट हम यूज नहीं करेंगे, ये पहले यूज होता था, ये एट्रीब्यूट्स विड्थ, हाइट, अलाइन, क्या एट्रीब्यूट के साथ थ्रू उसको, जैसे मैंने यहाँ पर CSS का यूज किया नहीं है, पर मैं यहाँ उसकी अलाइनमेंट को मतलब छेड़खानी कर रहा हूँ उसके साथ, विड्थ के साथ, हाइट के साथ, ये सारी चीजें CSS के थ्रू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई ये लेआउट क्या चीज है। लेआउट 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 आप बोलते रहते हो, लेआउट है क्या चीज? तो लेआउट इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑन अ वेब पेज। आप बोलोगे यार ये क्या बात हुई, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑन द वेब पेज, थोड़ा एक्सप्लेन करो। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने क्या किया, W3 स्कूल्स की वेबसाइट खोली। मैं W3 स्कूल की एग्जांपल इसलिए लेता हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया वेबसाइट बनाई हुई है, इसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। एक होता है UI यूजर इंटरफेस, एक होता है यूजर एक्सपीरियंस।
भाई कौन बताएगा कि यूआई और यूजर एक्सपीरियंस में क्या फर्क है? यूआई और यूएक्स ये क्या चीज है? जी आप में से कोई बताना चाहे, किसी को पता हो? यूआई, जी अनीस बताओ। सर यूआई जो होता है वो यूजर इंटरफेस, मतलब जो यूजर यूज करता है वेबसाइट कितनी आसान है चलाने में। और जो यूआई, और दूसरा क्या बताया आपने? यूजर एक्सपीरियंस। सर सॉरी, ये यूजर एक्सपीरियंस है, और यूजर इंटरफेस वो होता है जो सामने नजर आता है। और कोई बताना चाहे, जरा अगर आपको पता हो? नहीं सर, मुझे नहीं पता। चलिए मैं बता देता हूँ, यूजर इंटरफेस क्या है जो आपको दिख रहा है। जैसे अनीफ ने बताया कि भाई कि एलिमेंट्स जो है वो कौन सा एलिमेंट कौन सी जगह पे पड़ा हुआ है और वो रेंडर कैसे हो रहा है। रेंडर का मतलब है मैं डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। रेंडर का वर्ड मैं इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि हमारी वेब डेवलपमेंट की फील्ड में रेंडर रेंडर का वर्ड आप बहुत ज्यादा सुनोगे। तो रेंडरिंग का मतलब ये जो हमें दिख रहा है, तो उसी को हम यूजर इंटरफेस कहते हैं कि ये वेबसाइट हमें दिख रही है, ठीक है, इसको यूजर इंटरफेस कहते हैं। पर यूजर एक्सपीरियंस क्या है कि भाई वेबसाइट यूजर को कैसी लग रही है, कि यूजर के लिए वेबसाइट कंफर्टेबल है या नहीं है। यूजर अगर आपकी वेबसाइट में आए तो उसको जो चीज चाहिए वो चीज को मिल रही है या नहीं मिल रही, उसको कैसा फील हो रहा है आपकी वेबसाइट को यूज करके, उसको कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस। अभी देखो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मुझे कोई भी चीज चाहिए होती है वो चुटकियों में मिल जाती है, क्योंकि इन्होंने कितना अच्छे तरीके से इसको वो जो है अरेंज किया हुआ है, ठीक है, कितने अच्छी तरीके से इसको फॉर्मेट और अरेंज किया हुआ है, ठीक है, कि जो एलिमेंट जिस जगह पे होना चाहिए उस जगह जगह पे उन्होंने उसको रखा हुआ है। और कलर स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेबसाइट की कलर स्कीम क्या है, तो उनकी कलर स्कीम है ब्लैक और ग्रीन। हो गया कि उन्होंने ग्रीन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ है, ठीक। ये देखो ये ब्लैक, पीछे ब्लैक के बैकग्राउंड में बटन पे उन्होंने ग्रीन कलर का बैकग्राउंड दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें यूजर एक्सपीरियंस में आती है। तो यूजर एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट का जितना अच्छा होगा उतनी ही आपकी वेबसाइट पे लोग आएंगे और उतने ही जो है आपकी वेबसाइट पे जो है ट्रैफिक बढ़ेगा। क्योंकि गूगल गूगल जो है वो यूजर एक्सपीरियंस वाली वेबसाइट को ज्यादा प्रेफर करता है। अगर मैं यहाँ सिर्फ एचटीएमएल लिखूँ ना गूगल पे, google.com खोलता हूँ, ये क्या गूगल google.com, ठीक है। google.com पे मैंने लिखा भाई W3 स्कूल्स, यहाँ मैं लिखता हूँ सिर्फ एचटीएमएल लिखता हूँ, आप देखना सबसे टॉप पे यही वेबसाइट आएगी, W3 स्कूल्स की। ये देखा, अभी W3 स्कूल की वेबसाइट गूगल मुझे पहले पेज पे भी दिखा रहा है। अब आप एक चीज नोट करो, कितने सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं एचटीएमएल पे, मतलब करोड़ों में अरबों में आ रहे हैं। 2.4 बिलियन आई थिंक, इसको मैंने काउंट नहीं किया, 2.4 बिलियन लग रहा है मुझे। इतने सारे रिजल्ट गूगल ने हमें 0.38 सेकंड में दे दिए। तो इस फर्स्ट पेज पे वो कितने रिजल्ट हमें दिखा रहा है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन आठ, आठ रिजल्ट वो मुझे एक पेज पे दिखा रहा है। बाकी अगर आपको देख रहे हैं तो दूसरे पेज पे जाओ, ठीक है, ये आ गए, ये और आ गए। बाकी देख रहे हैं तीसरे पेज पे जाओ। और आप मुझे सच्ची एक बात बताओ, एक बात बताओ ऑनेस्टली, क्या क्या आप कभी इन पेजेस पे जाते हो सेकंड या थर्ड में? नहीं जाते होंगे। आई एम 100% श्योर आप नहीं जाते होंगे, क्योंकि आपका काम फर्स्ट पेज से ही हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है, गूगल जो है बहुत स्मार्ट है, उसके जो क्रोलर्स हैं वो वेबसाइट को ऐसे क्रोल करते हैं, वो वेबसाइट में मतलब कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि उस वेबसाइट की एसईओ कैसी हुई है। उस वेबसाइट में अगर मैं आपको इसकी दिखाऊं वेब व्यू पेज सोर्स करके, तो ये देखो इन्होंने बड़े अच्छी तरीके से अपनी एसईओ की हुई। देखो मेटा के अंदर कीवर्ड लिखा हुआ, कीवर्ड में इन्होंने एचटीएमएल पाइथन ये सारे कीवर्ड लिखे हैं। अब ये कीवर्ड क्यों लिखे हैं? ये कीवर्ड इसलिए लिखे हैं क्योंकि मैं एक यूजर हूँ, मैं एक यूजर हूँ, ठीक है। मैं google.com लिखा और यहाँ पर लिखा मैंने W3 स्कूल, W3 स्कूल नहीं सॉरी एचटीएमएल, बार बार ये देखो। अब ये रिजल्ट मेरे पास क्यों शो हो रहा है? क्योंकि ये डेटा कहीं ना कहीं इस वेबसाइट पे है, क्योंकि गूगल कीवर्ड के थ्रू ही चलता है। ये देखो यहाँ पर कहाँ चलेगा, ये देखो HTML का कीवर्ड आ रहा है, तो जैसे ही मैंने सर्च किया तो इसने देखा भाई यार यहाँ पर भी HTML है, और इसकी वेबसाइट को छांटा वहां पर भी HTML इसको मिल गया। तो मतलब ऐसे कर करके वो वेबसाइट को टॉप पे लाता है, क्योंकि गूगल चाहता है कि यूजर जो मेरे पास आ रहा है, मेरे पास सर्च कर रहा है, उसको पहले नंबर पे चीज वही मिलनी चाहिए जो वो सर्च कर रहा है। तो मैंने HTML सर्च किया, गूगल को लगा कि यार ये पेज
से अलावा जो है ना कोई भी पेज HTML के बारे में इस बंदे को नहीं बता सकता है बेहतरीन तरीके से। तो उसने मुझे सबसे पहला W3 स्कूल दे दिया। अब दूसरा देखें विकिपीडिया दे दिया। ऑफ कोर्स विकिपीडिया पे जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा, पर विकिपीडिया में जो है ना वो यूजर जो है वो इतनी जल्दी से इसको सही से समझ नहीं पाता है। पर ये जो है ना इस वेबसाइट पे इन्होंने इतना मतलब जबरदस्त तरीके से लिखा हुआ है, इतना बिगिनर फ्रेंडली लिखा हुआ है कि जिसको नहीं भी आता ना वो भी उसको भी समझ में आ जाता है। अभी एक मजे की बात, ये इनकी मेन वेबसाइट है developer.mozilla.org। अगर आपको HTML के बारे में जानना है ना अच्छे तरीके से, आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा। पर मसला ये वेबसाइट ये बहुत बहुत हार्ड है। इसका एक तो यूजर एक्सपीरियंस मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसकी कलर स्कीम मतलब UI तो सही इन्होंने बनाया हुआ है, पर यूजर एक्सपीरियंस का इन्होंने ख्याल नहीं रखा है कि जैसे W3 स्कूल आप देख रहे हो, एक मिनट ये पता नहीं क्या आ गया मेरे आगे। W3 स्कूल पे आप जाओ, देखो कितना अच्छा लग रहा है, विजुअली अपीलिंग है ये, मुझे अच्छा लग रहा है देखने में। पर ये मुझे जो है ना थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको देखने देखते ही मुझे उल्टी आ रही, सीधी बात बता रहा हूँ। तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा इसमें। हालांकि इस पे इतना कंटेंट नहीं है, आपको जितनी डिटेल मोजिला वाली उस वेबसाइट पे मिलेगी उतनी यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऑफिशियल डॉक्स है। HTML जिन्होंने बनाई वो वहां पर ही लिखते हैं इसके बारे में कि अगर आपको ये एलिमेंट चाहिए तो आपको वहां मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम जो है यूजर एक्सपीरियंस का बहुत ख्याल रखते हैं कि भैया हमारी वेबसाइट पे जो यूजर है ना वो खुश होके जाए। ठीक है, तो मैं पता नहीं क्या टॉपिक पढ़ा रहा था, मैं भूल गया, सॉरी। हाँ, वेबसाइट के जो लेआउट, तो लेआउट कुछ भी नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द वेब पेज। कि ये जो एलिमेंट्स है वो वेबसाइट पे अरेंज कैसे हुए हैं, कि ये बटन यहाँ पर इन्होंने कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पर ये बटन आना चाहिए, ये लोगो यहाँ पर आया हुआ है यूजर का। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीजें इन्होंने एक अरेंजमेंट तरीके से लिखी हुई है कि ये सारा डेटा इस तरीके से शो होना चाहिए। तो इसी को हम लेआउट कहते हैं। ठीक है, तो लेआउट में सबसे पहले ये क्या है, इसको हम कहते हैं हेडर। इसको हम कहते हैं हेडर पोर्शन। ये जो टॉप वाला जो पोर्शन होता है ना इसको कहते हैं हेडर। और हेडर के अंदर होता है नेविगेशन बार। तो ये इसको कहते हैं नेविगेशन बार, ये भी एक नेविगेशन बार है। नेविगेशन का मतलब क्या है कि एक पेज से दूसरे पेज पे आपको लेके जाना। मल्टी पेज वेबसाइट है ना, तो ये नेविगेशन बार आपको उसने बना के दी। तो ये वाला भी नेविगेशन बार कहलाता है, पर ये वाला भी नेविगेशन बार ही है। ठीक है, दोनों नेविगेशन है, पर मेन ये जो ये है ना इसको मेन नेविगेशन बार बोलेंगे। ठीक है, हेडर, सॉरी, इसको हम कहेंगे हेडर, और हेडर के अंदर नेविगेशन है। इसके बाद ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये बीच वाला पार्ट जब जहां पर हमारा कंटेंट लिखा होता है उसको हम कहते हैं मेन सेक्शन। ये जहां पर हमारा कंटेंट लिखा होता है इसको हम कहते हैं मेन सेक्शन। हेडर, नेविगेशन बार, ये मेन सेक्शन हो गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेन सेक्शन, ये बीच वाला। और इसको हम कहेंगे साइड बार, ये जो साइड में लिखे हुए ना सारे, इसको हम कहते हैं साइड बार। ठीक है, ये साइड बार कहलाता है, साइड में बना हुआ, इसको भी साइड बार कहेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमारा आता है फुटर, जहाँ पर ये सारी लिंक्स आप देख रहे हो, तो ये फुटर है। तो हर वेबसाइट पे हेडर, फुटर, साइड बार किसी वेबसाइट में होता है नहीं होता है, पर आपको हेडर, फुटर और मेन सेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो मस्ट है। ठीक है, मेन सेक्शन के बगैर वेबसाइट आपकी चल ही नहीं सकती। ठीक है, हेडर ना हो तो भी मसला नहीं है, वो साइड बार से भी बंदे जो है काम चल जाता है। साइड बार को मैं नेविगेशन बार आपको लगा के दे देता हूँ, पर ये मेन सेक्शन का होना लाजमी है। ठीक है, तो लेआउट कुछ भी नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द वेब पेज के। आपने वेब पेज पे एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया हुआ, इसी को हम लेआउट कह रहे होते हैं। ठीक है, और अब आते हैं इस पे कि हाउ लेआउट्स वर मेड इन पास्ट वर्सेस नाउ। तो पास्ट जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जब ये इतनी सारी हमारे पास फ्लैग, CSS में अब ये ज्यादातर यूज होता है फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, तो जब ये चीजें नहीं थी, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स मेरे ख्याल से 2017 में आई है, तो उससे पहले भी तो वेबसाइट बनती थी ना। तो उससे उसके लिए हम यूज करते थे फ्लोट प्रॉपर्टी CSS की, या पोजीशन प्रॉपर्टी होती थी जहाँ जिसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव के हमारे पास प्रॉपर्टीज हुआ करती थी। अभी भी है, उसका बहुत यूज होता है, पर ज्यादातर आप देखोगे वो फ्लेक्स और ग्रिड यूज होता है वेबसाइट के लेआउट को बनाने के। और मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने भी इसी चीज का यूज किया होगा। अगर मैं डेवलपर टूल्स पे जाके देखूं और किसी पे भी इस पे अवर कर दूं मैं, तो आप देखोगे इन्होंने फ्लेक्स का यूज किया होगा। ये आता है हमारे पास, तो मैं इसको मैंने काफी जूम किया हुआ है। ये क्या है, ये पूरा इसका कोड दिखा रही है मुझे, ये देखो ना, इस नेविगेशन बार का ये कोड दिखा रही है कि डिव एलिमेंट के अंदर वो नेविगेशन बार बना हुआ है। तो डिव क्या क्या चीजें वो देखेंगे हम, वो नेक्स्ट क्लास
उसमें उस पर पूरा टॉपिक है मेरा। ठीक है? तो इन्होंने तो फ्लेक्स का यूज नहीं किया हुआ है बहरहाल, इन्होंने पता नहीं कोई और टेक्निक यूज की होगी। यूट्यूब पे आते हैं दुनिया की मोस्टली यूज्ड वेबसाइट, उन्होंने कैसे किया हुआ है उनको देखते हैं। ये देखो इन्होंने फ्लोट, जो मैं आपको बताया था, फ्लोट का यूज किया हुआ है, पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज किया हुआ है मोस्ट प्रोबेबली। मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? यस सर आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है आपकी आवाज। मैं इंटरनेट चेंज कर रहा हूँ, स्लो चल रहा है काफी। 2 मिनट मुझे दिन में इंटरनेट को चेंज कर लूँ। अच्छा जी, अब ठीक है, मुझे बताएं। ठीक है, तो ये मैंने खोल दिया अभी। अभी आप देखना, मैं इस पे अमल करूंगा किसी भी डिव पे, तो आप देखिए, ये देखिए फ्लेक्स 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 फ्लेक्स, ये दिख रहा है आपको? एक यस बार सर कंफर्म श्योर है। करें। ठीक है, तो ये देखिए ना, देख रहे हैं आप? फ्लेक्स फ्लेक्स फ्लेक्स, हर जगह फ्लेक्स का यूज किया हुआ है। ये देखिए, जितना नीचे लेके जाऊंगा सब पे फ्लेक्स फ्लेक्स लगा हुआ है। तो फ्लेक्स क्या है ये हम देखेंगे जब सीएसएस पे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और आप इसी का यूज कर रहे होंगे अपनी लेआउट्स को बनाने के लिए। यूट्यूब ने भी क्या किया हुआ है, अपनी लेआउट को बनाने के लिए इसी चीज का यूज किया हुआ है। कि ये यूट्यूब का लोगो यहाँ पर कैसे आया, ये सेंटर में कैसे आया, ये जो सर्च बार है वो कैसे बना हुआ है, और ये सेंटर में कैसे आया है, ये चीजें अपनी साइड पे कैसे पड़ी हुई, राइट साइड पे क्यों है, ये लेफ्ट साइड पे क्यों है। ठीक है, इस ये जो हमारा साइड बार बना हुआ है वो यहाँ पर कैसे है, और ये हमारे कार्ड दिख रहे हैं, उनको कहते हैं कार्ड्स। ठीक है, ये कार्ड कैसे बने हुए हैं, उनको अरेंज कैसे किया हुआ है, कि एक लाइन में 3 कैसे आ रहे हैं, 4 क्यों नहीं आ रहे हैं, वो भी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न जो अभी यूज करते हैं हम, वो हम फ्लेक्स और ग्रिड का यूज करते हैं। ठीक है, फ्लेक्स की तरह एक ग्रिड प्रॉपर्टी भी है, उसका भी यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं रोज पेन एंड कॉल्स पेन पे। ठीक है, अब इसको देखते हैं, मैं काम करता हूँ। अब हम बनाते हैं क्या, पहले छोटी सी एग्जांपल लूंगा, उसके बाद जो है थोड़ी बड़ी सी एग्जांपल लेंगे। ये मैंने कमेंट कर दिया इसको। ठीक है, ये मैंने पेज को भी क्लीन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, टेबल एक टैग उठाता हूँ, पेरेंट टैग, इसके बाद एक टीआर बनाऊंगा। टीआर, टीआर को नहीं आ रहा। कभी कभार ये एमिट एप्लीकेशन काम नहीं करता, इस पे मैनुअली लिखना पड़ता है। टीआर, ठीक है, और टीआर के अंदर भी बनाऊंगा, टीडी बना लेते हैं बस। ठीक है, टीडी, और मैं बना देता हूँ टी3। ठीक है, और इसमें लिख देता हूँ 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। इसको कॉपी कर लूंगा मैं,
पेस्ट 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 पेस्ट। ठीक है, मेरे पास ये कितनी रोज बन चुकी है? 5 रोज बन चुकी है। अब मुझे इसमें बॉर्डर लाना है तो मैं क्या करूंगा, टेबल के एलिमेंट के अंदर ही एट्रीब्यूट लगाना बॉर्डर का। मैंने 1 पिक्सल का इसने बॉर्डर दे दिया इसको। अब इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ानी है मुझे, तो विड्थ जो है मैं इसको कर देता हूँ, क्योंकि परसेंटेज में देते हैं तो मैं लिखता हूँ 50%। ठीक है, थोड़ी बड़ी हो गई यार, अच्छी लग रही है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इनको भी तो चेंज करना है ना। इसको मैं कर देता हूँ 4, इसको कर देता हूँ 5, इसको कर देता 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, तो मेरा टेबल कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, नंबर का टेबल बना लिया मैंने, जिसमें 1 2 3 4 5 6 करके 15 तक मैंने इसको बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो चाह रहा हूँ ना कि 1 जो है वो इतनी बड़ी स्पेस ले ले। 1 जो है वो इतनी बड़ी स्पेस ले ले, यहाँ से लेकर 1 का जो बक्सा है, इस बक्से की बात कर रहा हूँ, ये जो बक्सा है वो इतनी स्पेस ले ले, 2 जितनी। ठीक है, समझ में आ रही बात कि 1 जो है वो 2 जितनी स्पेस ले ले, जहां पर ये 2 खत्म हो रहा है यहाँ तक वो अपनी स्पेस ले ले। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 1 वाले टैग के अंदर आऊंगा जिसको हम कहते हैं टीडी, और यहाँ लिख लूंगा मैं रो स्पेन। और रो स्पेन मुझे कितनी रोज को आगे बढ़ाना है, मतलब इसको कितनी रोज तक बढ़ाना है, तो मैं कहूंगा भाई 2। तो जैसे ही 2 किया, 1 मिनट, रो स्पेन हो गया, कौन सर स्पेन इस हो पे गया? तो कॉल स्पैन लगेगा सर। हाँ, वही मैं परेशान हो रहा हूँ ना, कौन स्पेन लगेगा, कौन स्पेन, उसको कर दिया मैंने 2। तो ये देखो, कॉल स्पेन ने क्या किया कि इसकी कॉलम की साइज को बढ़ा दिया, इसकी कॉलम की साइज को बढ़ा दिया। मैंने लिखा 2 कि 2 जो है मतलब 2 कॉलम जितनी साइज दे दो। अगर मैं 1 लिखूंगा तो 1 तो बाय डिफॉल्ट होता है, 1 होता है बाय डिफॉल्ट। अब 2 यहाँ लिखूंगा तो क्या करेगा, ये जो है उसको 2 जितनी साइज दे देगा, 2 कॉलम जितनी उसको साइज दे देगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि 2 की साइज भी इसमें मर्ज हो चुकी है, पर इससे क्या होगा कि हमारी ये जो थर्ड वाला है ना, इसकी अरेंजमेंट खराब हो गई। अब इसको कैसे ठीक करूं मैं, इसकी अरेंजमेंट तो इसने खराब कर दी है। मैं चाह रहा हूँ कि टेबल की अरेंजमेंट भी खराब नहीं हो और उसकी साइज भी बढ़ जाए, तो मैं क्या करूंगा, 3 वाले को उड़ा दूंगा यहाँ से। सिंपल, 3 वाले को उड़ा दिया, मेरा मसला हल। समझ में आ रही बात? मैंने क्या किया, इस मसले को हल करने के लिए इसी को उड़ा दिया। तो हम यही करते हैं इसमें। ठीक है, कॉल स्पेन क्या करते हैं, कॉलम की साइज को बढ़ा देता है। ठीक है, अब आप समझे कि ये 3 कॉलम के बराबर हो चुका है। ये बजाय दिख तो 2 रहे हैं, पर आप काउंट करें कि 2 कॉलम तो इसने ले ली, 1 कॉलम इसने ले ली। ठीक है, 1 कॉलम इसने ले ली, 2 इसने ले ली, तो ये हो गए 3 कॉलम के बराबर। समझ में आ रही है बात? ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? कि जितना उसको साइज दोगे उतने वो कॉलम्स लेगा, ये बात आप याद रखें। ये मेन मेन चीज है, जितना उसका साइज बढ़ाएंगे, मतलब साइज जो है वो बराबर है कॉल्स के, मतलब कॉलम्स के बराबर है वो। मैंने यहाँ लिखा 2, तो 2 कॉलम उसने ले ली, मतलब ये मेरे जो रो बनी है वो 3 कॉलम पे मुश्तमिल है। अभी बाजार आपको ये 2 दिख रही होंगी, बाजार आपको ये 2 दिख रही होंगी, तो इस भ्रम पे मत जाइएगा, ये 3 कॉलम के बराबर है। ये जो पूरा जो हमारा रो है वो 3 कॉलम को लेके बैठा हुआ है, क्योंकि इस एक को ही मैंने 2 की जगह दे दी। अगर मैं इसको 3 की जगह दे दूंगा, ठीक है, ये 3 तक फैल जाएगा। अब मुझे इस प्रॉब्लम को हटाना है तो क्या करूं मैं, इस 2 को हटाना है, मतलब ये इस प्रॉब्लम को जो मेरे पास आ गई है अभी, इसको सेट करना है तो कैसे करूंगा मैं? ये प्रॉब्लम जो मेरे पास आई है कि ये इसने मेरी अलाइनमेंट खराब कर दी है टेबल की पूरी, तो इसको ठीक कैसे करूं, जल्दी बताएं। सर आप 2 सर ये 2 को हटा खत्म कर दो। 2 को खत्म कर दो, ठीक है। अब 2 को खत्म किया तो ये देखो, अब ये मुझे आपको एक चीज की याद दिला रहा होगा, किस चीज की, कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर जैसा दिख रहा है ना ये। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कहता हूँ भाई अलाइन, मतलब ये जो कंटेंट है इसका, उसको इस साइड पे ले जाओ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिख दूंगा राइट। ये देखो आ गया। अब लग रहा है ये बिल्कुल उसके तरह, किसके जैसा, कैलकुलेटर के जैसा। तो देखो ये हमें एक लेआउट बनाने में मदद कर रहा है।
पर लेआउट हम इससे बनाते नहीं है, पहले बनाते थे वेबसाइट की लेआउट, ठीक है। ये इसलिए कैलकुलेटर की लेआउट मुझे बनानी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस यहाँ तक क्लियर है, मुझे बताओ। हनीफ, हमजा, खिजरा, अरसलान, किताबुल्लाह, मोहसिन, सबको क्लियर है? साथ क्लियर तो आगे बढ़े। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये जो है आपको 2001 एक टीडी दिख रहा है, वो एक टीडी 3 के बराबर है, ठीक है। ये 3 कॉलम्स ही आप ऐसा समझिए, ये 3 कॉलम्स ही है। 3 टीडी बनाओ या आप एक ही टीडी को 3 कॉल स्पेन कर दो, वो तो 3 कॉलम के बराबर हो जाएगा। उसी तरह एक चीज आती है रो स्पेन। अब रो स्पेन ऐसे काम करती है, ऐसे टॉप टू बॉटम। रो स्पेन कैसे काम करती है? टॉप टू बॉटम। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो मेरा 7th एलिमेंट है ना, ये पूरी यहां से लेकर यहां तक पूरी रो ले ले। क्या करें? 7th जो एलिमेंट है ना, ये यहां से लेकर यहां तक पूरी वो ले ले स्पेस। तो मैं चाहूंगा 7 की टीडी पे यहाँ लगाऊंगा रो स्पेन और इसको कर दूंगा मैं। अभी कितने मुझे रो पे जाना है वो देखना पड़ेगा मुझे। मुझे जाना है 1 2 3, तो मैं लिखूंगा 3 ही, मुझे 4 लिखना पड़ेगा क्योंकि वो भी तो खुद खुद को भी तो काउंट करेगा ना। एक मिनट, क्या मसला हो रहा है? सर, इसके भी तो कंटेंट जो है ना वो खत्म करने हैं ना। हाँ, वही सोच रहा हूँ। ये 4 जो है इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, तब जाके सेट। 5 हो गया। एक मिनट। सर ये सिर्फ उसके बाद वाले जो रोज है वो काउंट कर रहा है, उससे उसके पहले वाले नहीं कर रहा। इसको इसको उड़ाना पड़ेगा। मैं 12 और 15 में परेशान कर रहे हैं, इसको उड़ाना पड़ेगा, तब जाके ये मेरे ख्याल से सेट हो जाएगा। एक मिनट। मैं चाह रहा हूँ ये जो है 4 भी जो है ना हट जाए साइड से, तो वो नहीं हट रहा। एक मिनट से कैसे था, इसको सर ये आप हटाए 7 भी की था। जगह 4 को दे दें। वो तो है, पर अगर बीच वाले को मुझे करना हो तो मेरे ख्याल से हम नहीं कर सकते इसको। हम जो है ऐसे नहीं जा सकते ऊपर, इसको खिसका नहीं सकते अपनी जगह से। आई थिंक सो ऐसा ही होगा। अगर 4 को भी उड़ा दूं ना, मैं 4 को भी अगर मैं उड़ा दूं तो ये 5 उसकी जगह ले लेगा। 5 उसकी जगह ले लेगा। ये ऐसे नहीं हो सकता, तो मुझे ऊपर वाले पे रखना पड़ेगा। ये एक मिनट, तो पहले जैसा करते थे और उसको रखते थे 4 की जगह पे। अलाइन मैंने क्या किया था, राइट किया था, ठीक है, राइट पे आ गया। अब मैं 4 को दे देता हूँ, ठीक है। उसको कहता हूँ रो इस पे। भाई टॉप टू बॉटम काम कर रही है, ऊपर 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 के एलिमेंट को वो कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये 3 रोज है, तो मैं लिखूंगा 3। वो लिखना पड़ेगा क्योंकि वो खुद को भी काउंट कर रहा है, ठीक है। ये देखो, रो स्पेन से क्या होता है कि वो टॉप टू बॉटम लेता है और कॉल स्पेन से वो लेफ्ट टू राइट लेता है। अब जो भी चीजें मुझे परेशान कर रही है उनको मैं हटा दूंगा, जैसे कि ये 9 12 और 15 ये मुझे परेशान कर रही है, तो मैं इनको हटा दूंगा यहाँ से। 9 12 और 15, ये देखो अब ठीक हो गया। अब मेरा जो है वो काम हो चुका है। तो ऐसे हम रो स्पेन और कॉल स्पेन का यूज करते हैं, ठीक है। ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है तो बस अब लास्ट चीज पे चलते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। क्लास को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। ये क्लियर हुआ कॉल स्पेन रो स्पेन? क्योंकि यस मैं सर। अब एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ टाइम टेबल का। तो ये क्या काम करता हूँ मैं, एक जो है मैं जो है टेम्पलेट उठा लेता हूँ। टेम्पलेट मतलब बना बनाया, ठीक है। जिसको देख के हम बनाएंगे, जिसको देख के उस जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ। ये थोड़ा सा इजी और छोटा सा भी तो इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा टाइम टेबल बनाना है HTML में, ठीक है। ऐसा मैं काम करता हूँ, फिर इसको साइड बाय साइड लगा देता हूँ।
ठीक है, जो है अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हम टाइम टेबल पे अपने काम कर सकें। टेबल टैग दूंगा, टेबल टेबल टैग। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? टेबल टैग टाइम लेने के टेबल बाद शो क्या करना नहीं हो पड़ेगा? रहा। टाइम टेबल शो नहीं हो रहा? नो सर। अच्छा, वो दूसरी स्क्रीन पे आ रहा है, मैं काम करता हूँ इसको नहीं देख। अब दिख रहा है? जी सर। वो उसको दूसरी स्क्रीन कंसिडर कर रहा था, इस वजह से शो नहीं कर रहा था। बहरहाल टेबल मैंने बना लिया यहाँ पर, टेबल का एलिमेंट उठा के। अब क्या करूँ आप लोग बताओगे, ठीक है? अब आप लोग मुझे गाइड करोगे, देखता हूँ कितनी चीजें आपको समझ में आएगी। कैप्शन लगाऊं? कैप्शन टाइम टेबल। कैप्शन क्या बताता है? कैप्शन क्या बताता है हमें? टाइटल बताता है उसका। अब ये मुझे इतना छोटा सा दिख रहा है, तो मैं क्या करूं यहाँ पर? मैं चाह रहा हूँ ये सेंटर में आ जाए। मैं चाह रहा हूँ ये विड्थ 100% कर दूं, विड्थ 100%। ठीक है, ये आ गया सेंटर में। ठीक है, अब टेबल बनाना स्टार्ट कर। तो अब क्या करूं? आप लोग मुझे गाइड करते जाए, ठीक है? आपकी आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही है। टीआर बनाया। सबसे पहले इसको बॉर्डर दे देते हैं ना, कि हमारे जो दिख कैसे रहा है, तो वो सिर्फ बॉर्डर लिख दूंगा तभी मेरा काम हो जाएगा। 1 पिक्सल देने की जरूरत नहीं है मुझे। बॉर्डर लिखने से मेरे पास ये आ चुका है, टीआर बना दिया। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पर, पहले इसको देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। तो सबसे पहले मुझे एक टीएच बनाना है, सबसे पहले एक टीएच बनाना है जिसपे लिखना है टाइम टेबल। ठीक है, तो इसको मैं कैप्शन को हटा देता हूँ क्योंकि हम टीएच में ही लिख रहे हैं इसको ना, और क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट भी यही है कि आप इसी के अंदर लिखो। मैं जरूर कैप्शन में फिलहाल कैप्शन ऑप्शनल है। ठीक है, टाइम टेबल मैंने यहाँ से उठा लिया। अब देखते हैं अब क्या चाहिए मुझे। अब जो है मुझे चाहिए कितनी मेरे मुझे इसमें दरकार होगी कॉलम्स। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है ना? 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 टोटल कॉलम्स। ठीक है, तो 6 कॉलम्स मुझे यहाँ दरकार हुई। उसी रो बनाता हूँ और इसको सबसे पहले मैं कॉल स्पेन 6 कर देता हूँ। 6 क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे 6 कॉलम जितना साइज चाहिए उसको मैंने दे दिया। अगर नहीं दूंगा तो वो खराब कर देगा मेरी जो है टेबल की अरेंजमेंट को। क्योंकि इसने क्या किया हुआ है, यहाँ से कॉल स्पेन किया हुआ है। इसने क्या किया हुआ है, कॉल स्पेन की वजह से ये जितना भी इसकी कॉलम्स है उसने अपने 10 संभाली है। ठीक है, कॉल स्पेन दिया है इसको 6 का, इसलिए वो नीचे में ऐसे दिख रहा है, ऊपर ये हमें ऐसे दिख रहा है। ठीक है, कॉल स्पेन 6 कर दिया। अब एक और टीआर मैंने बना ली यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि पहले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को बना लेते हैं, इसके बाद ओवर्स ओवर्स वाले को बाद में देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कर दिया मैंने। ये भी देखो किसमें है, टीएच में, क्योंकि ये बोल्ड है तो मुझे यहाँ टीएच लिखना पड़ेगा। टीएच टीएच मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। वेडनेसडे और एक और काम भी मुझे करना पड़ेगा, यहाँ ओवर्स के लिए बना लेते हैं। ठीक है,
ओवर्स के लिए भी एक टीएच बना लेता हूँ मैं, क्योंकि वो रो स्पेंड करेगा ओवर्स। ठीक है, ये इसलिए बनाया क्योंकि वो, ये देख रहे हो आप, ये पूरी एक रो ले लेगा यहाँ से लेकर जाएगा, इसलिए मैंने, ठीक है। ओवर्स हो गया, उसको मैं रोज पे दे देता हूँ। कितनी रोज है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 रोज है, तो उसको मैं बोल देता हूँ रोज पेन 6, रोज पेन 6। ठीक है, अभी हमने बनाई नहीं इसलिए वो स्पेन नहीं कर रहा है, हम बना लेते हैं जी यार। यहाँ भी मैं 6 ही बनानी पड़ेगी, ये देखो ऑटोमेटिक इसने वो ले लिया उसका साइज। इसको मुझे खाली रखना पड़ेगा वाली को। एक मिनट, इसकी अरेंजमेंट क्यों खराब हो रही है? लास्ट वाले को मैं हटाना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट वाले को हटा दिया तो ऑटोमेटिक मसला आ जाता है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ती है, किसको हटाने से क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ क्या था, साइंस मैथ, और यहाँ पर मुझे टीएच नहीं चाहिए, अब टीटी चाहिए मुझे, टीटी सॉरी, टीएच लिख रहा हूँ, मुझे चाहिए यहाँ पर टीटी, 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 यहाँ पर भी टीटी करना है, साइंस। चलो डेटा से मैं फर्क नहीं पड़ता है, मैं लिख देता हूँ डमी। डेटा से में तो कोई वो है ही नहीं, कोई हम टाइम टेबल तो बना नहीं रहे किसी स्कूल के लिए। डमी, डमी, और यहाँ पर भी मैं डमी लिखूंगा, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल अरेंजमेंट सही जा रही है हमारी। अब उसी तरह मैं एक और रूल लूंगा, सर आप ये रोज पेन हटाएंगे नहीं? अच्छा मैं यहाँ पर भी रोज पेन दे रहा हूँ, ओहो हो, वो भी बेस्ट क्वेश्चन है। थैंक यू आपने ये बता दिया। लास्ट वाली मुझे हटानी पड़ेगी, ठीक है, लास्ट वाली लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी स्पेस ये ले रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं इसको भी अभी देखते हैं कि हमें क्या नीड है। अब हमें ये बनाना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये भी जैसे हमने ऊपर बनाया हुआ है ना, ये उसी की तरह ही बनेगा, ये गोल स्पेन लगा के। पहले इसको कॉपी करके देखते हैं कैसे दिखता है हमें ये। अब आप लोग बताओगे मैं यहाँ पर क्या करूँ। अब मुझे चाहिए ये वाली लाइन चाहिए, और जिसमें लंच लिखा हो। मैं क्या करूँ जल्दी बताओ, क्या चेंजिंग करूँ कि ये हो जाए मेरे पास। थर्ड वाली लाइन में लिखेंगे। थर्ड वाली लाइन में कि मैं यहाँ नहीं लिख सकता इस जगह पे? कॉल स्पेन लगा। सर बाकी यहाँ सारे खत्म करेंगे, बस एक ही छोड़ेंगे, उसको स्पैम करेंगे बस। बाकी सबको खत्म कर देता हूँ, ठीक है, कर दिया खत्म। और बताओ भाई, अब क्या करूँ? इसको अब कितना कॉल स्पेन दूँ कि ये मेरा फिट हो जाए? 6 सर। 5। कॉल स्पेन, क्योंकि वो खुद को भी तो काउंट करेगा ना, खुद को भी काउंट करेगा, ठीक है। 5 पे बिल्कुल सही, आप लोग सही बता रहे हैं। अब इसको सेंटर में लाना है तो क्या करूँ? इसको मैं टीएच भी बना देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा बोल्ड है। लाइन ये खुद ब टीएच लगाने से खुद ब खुद सेंटर में आ गया। तो टीएच की एक ये भी प्रॉपर्टी है, ये अपने आप को सेंटर में ला देती है। टीडी नहीं ला रही थी, तो ये भी फर्क है, ठीक है। अब मुझे बाकी ये वाला सेक्शन बनाना है, उसमें देखो एक प्रोजेक्ट का सेक्शन बना हुआ है, तो उसको भी देखेंगे अभी।
ये चीज बनाने सीख गए तो जो असाइनमेंट दूंगा ना वो आपको बनाने में मुश्किल नहीं होगी। और असाइनमेंट भी थोड़ी बड़ी है और आपके पास दिन भी है, तो असाइनमेंट जी लगा के बनाइएगा। ठीक है, ये एक और लाइन उठा लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, हमारा टाइम टेबल तैयार है, पर अभी एक समस्या ये है कि ये चीज मुझे बनानी है। अब आप लोग बताओगे इसको कैसे बनाऊं, इसको मैं कैसे बनाऊं भाई, जल्दी बताओ। फाइनल टच रह गया बस। सर ये सेकंड लास्ट लाइन में जो है ना एक रो को वो करेंगे, रो स्पैन करेंगे, एक कॉल को रो स्पैन करेंगे सर। इसको हटा दूं और इस वाले को जो है मैं रोज पेन इसको मैं दूंगा तो ये देखा होगा मेरा। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सेम टू सेम बन चुका है, सेम टू सेम बन चुका है। ये देखो सेम टू सेम है, देखो अरेंजमेंट भी वैसी ही बनी हुई है इसकी, देख रहे हो, ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे। तो ऐसे बनता है भाई सारा काम, टेबल पे सारा काम ऐसे ही होता है, कॉल स्टोन रोज पेन। और आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल तो पूछ लो। सबको क्लियर है यहाँ तक? अब मैं जो असाइनमेंट देने वाला हूँ तो देख के डरिएगा मत, ठीक है। वो बहुत ही इजी है, कॉल स्पेन रो स्पेन समझ में आ गया तो वो तो आप चुटकियों में बना लोगे। इसमें थोड़ी मेहनत तो है, पर बनाओगे तो आपको ही फायदा है। जी, तो असाइनमेंट दिखाओ आप लोगों को कि आप लोगों को क्या बनानी है। यस सर। जी सर। ठीक है भाई, पीरियडिक टेबल का नाम सुना है? यस सर। तो वो बनाना है, ये बनाना है, आपको बना लोगे? जी सर। ये बना के तो मतलब टेबल आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। इसमें से कोई भी आप टेम्पलेट देख लो, ठीक है, जो भी आपको सही लगे। ये वाला सही लग रहा है मुझे टेम्पलेट, ठीक है, सिंपल सा है। रोज पेन कॉल पेन का यूज है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कौन बताएगा? ये चीज क्या लगी हुई है इतनी बड़ी? सर कॉल स्पैन। ये लगी हुई कॉल पेन, ठीक है। एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, मैं एक मतलब रिकॉर्डिंग को ना वो कर दूँ ऑफ, रिकॉर्डिंग को मैं करता हूँ बंद।